तो सभी को नमस्ते। तो आज बात करेंगे हम लोग ETF के ऊपर, है ना। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। ठीक ही होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूं, है। अमन शर्मा, अब ट्रेड लेने में डर नहीं लगता साहब। ट्रेड लेने में डर नहीं लगता, लॉस से डर लगता है। राधे राधे जी, नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम। ऑप्शन कब चालू होगा पता नहीं, जब होगा तब हो ही जाएगा, लेकिन ऑप्शन सिखा के भेजेंगे। आप लोग क्या है ना, जिन लोग पहले से है ना, वो लोग बड़ा बड़ा एडवांस होते हैं, है ना। जो पहले से जानते हैं ना थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन वगैरह, वो बहुत एडवांस होते हैं। उनको लगता है कि जो आप चाहते हैं वही हो जाए, बाकी चीज छोड़ दो। हाँ, दूसरे का ख्याल बिल्कुल नहीं करते, उनको अपना चिंता पड़ा हुआ है कि कब ऑप्शन शुरू करो और कब करोड़पति बन जाऊं मैं। बैड आइडिया। टाइम आने दो भैया, ऑप्शन भी शुरू करेंगे। हमने चैप्टर दिया है ना, आप सिलेबस नहीं पढ़ते हो क्या? सिलेबस पढ़ो, पूछने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, तो पहले ये बताओ कितने लोगों ने चार्ट देख के आए आज? आज आखिरी है ना इस क्लास का, मतलब इस वीक का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है आज। सॉरी, लाइव सेशन है, फिर मंडे से क्लास होगा आप लोगों का। आज रिलायंस में 2200 का पुट शॉर्ट किया, जहां आपने बोला था, मैंने तो 2300 का दिया था। हाँ, बहुत कुछ सीखना है मुदस्सिर, तो फिर क्यों आगे जा रहे हो? ऑप्शन ऑप्शन क्यों कर रहे हो? आएगा ऑप्शन का भी टाइम, है ना। जितने लोग यूट्यूब में ज्वाइन है, लाइक कर लीजिएगा वीडियो। कितने लोगों ने 200 चार्ट देख के आया ये बताओ पहले। कितने लोगों ने 200 चार्ट देखा? पंकज, धर्मजीत और श्याम सुंदर गुप्ता, विष्णु, बढ़िया, और आर.एस. यादव। बाकी निशांत 200 65 वाले ना भाग जाओ, यहां मत रहो, चलो वापस जाओ। 65 चार्ट देख के आ गए। 200 चार्ट फर्स्ट डे से बोल रहा हूं, देख के आओ। सुनील राणे, केशव रंजन, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने लोग देख लिए 200 चार्ट, बधाई हो।
चलिए शुरू करें। गोल्ड गिर रहा है ना, गोल्ड गिर रहा है। गोल्ड का तो बहुत परफेक्ट चार्ट है, शूटिंग स्टार वाला। और सिल्वर भी गिर रहा है, ब्रेकआउट फेल चार्ट है ना। ब्रेकआउट का चार्ट क्या है, फेल है। आईबी का भी बताना सर, आईबी स्टार्ट होगा जब ऑप्शन शुरू करें सर। ये ब्रेकआउट फेल है और डाइवर्जेंस भी है, ब्रेकआउट फेल है और डाइवर्जेंस भी है। बस इतना समझ में आना चाहिए कि जब कोई मार्केट मूवमेंट कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट किधर हो रहा है और किधर जाने वाला है। चलिए बात करेंगे आज ईटीएफ के ऊपर। मैं जितना जरूरी है उतना चीजें बता दे रहा हूं, ठीक है। ईटीएफ का देखो, ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, अभी इधर ध्यान दीजिए, बाकी अभी वीडियो में का बाद में कमेंट करना, पहले इधर समझ लो। ईटीएफ ईटीएफ कितना जरूरी क्यों है और मैं क्यों इसके ऊपर लगातार बात करता हूं, और जितने लोग पुराने होंगे उनको भी पता है कि ईटीएफ में लगातार इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं कब से बात कर रहा हूं, लगभग साल भर हो गया होगा कि आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करिए, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। स्टॉक छोड़ सकते हो आप, ईटीएफ इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये उसी तरीके से है जैसे आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ये ईटीएफ क्या है, किसका ईटीएफ है, निफ्टी का ईटीएफ है। निफ्टी 50 किसका ईटीएफ है, निफ्टी 100 किसका ईटीएफ है, निफ्टी 200 किसका ईटीएफ है, निफ्टी आईटी किसका ईटीएफ है, निफ्टी स्मॉल कैप किसका ईटीएफ है, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी फार्मा, ठीक है। और किसका ईटीएफ है, सेंसेक्स 30 किसका ईटीएफ है, बैंक निफ्टी। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है बैंक निफ्टी में, आपको करना है निफ्टी में इन्वेस्टमेंट, आपको करना है इंडिया के टॉप 10 स्टॉक्स में, तो हर टॉप 10 स्टॉक में आप पैसा नहीं लगा पाओगे। सपोज करो कि 50 स्टॉक हैं, इसमें एक रिलायंस का है 2000 रुपए का, ठीक है, सॉरी 2400 रुपए का। मैं वैल्यू क्यों कम कर दे रहा हूं यार, रिलायंस इंडस्ट्री का कमाल है। मैं 2000 कर दिया, पता चले कल 2000 आ गए तो सब लोग गाली देंगे मेरे को, ठीक है। अब मान लो इसी में कौन है, एक बजाज है, बजाज का वैल्यू कितना है, 6000 का भाव है। अब अगर किसी को 2000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है या 200 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है तो कहां करेगा, क्या रिलायंस ले पाएगा, नहीं। लेकिन अगर उसे 200 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है या 2000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है तो निफ्टी का ईटीएफ बाई कर सकता है। और इसी तरीके से होगा जिस तरीके से एवरीडे मार्केट ओपन होता है, मार्केट में ट्रेड शुरू हो जाता है, ठीक है, उसी तरीके से ईटीएफ में ट्रेड शुरू हो जाता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। अगर आपको इंडिया के टॉप 30 कंपनी में पैसा लगाना है तो सेंसेक्स 30 ले लीजिए। बैंक निफ्टी में लगाना है पैसा, मतलब बैंकिंग स्टॉक में पैसा लगाना है, केवल एक बैंक में पैसा नहीं लगाना है, तो आप बैंक निफ्टी का ईटीएफ ले लीजिए। अब इसका फायदा क्या है समझो। सपोज करो कि भाई आपने एक बैंक को खरीद लिया, मान लो कि एचडीएफसी खरीद लिया, एचडीएफसी खरीद लिया। कल मान लो कि एचडीएफसी क्या हुआ, 2 साल तक मूवमेंट नहीं दिया, तो 2 साल तक एचडीएफसी अगर आपने सपोज करो ले लिया है 1400 रुपया में, 2 साल तक मूवमेंट नहीं आया, तो आपको क्या रिटर्न मिला, कुछ नहीं। या हो सकता है कि ये किसी कारण से, किसी न्यूज के कारण, जैसे अडानी को तो देख ही रहे हो कैसे 70% 80% गिर गया। तो कोई स्टॉक्स जो है ना, स्टॉक में मतलब इक्विटी में, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। क्यों, क्योंकि इक्विटी ना जीरो भी हो सकता है,
लेकिन अगर आपको भारत पे बिलीव है, इंडिया पे भरोसा है, तो आप मानते हो ना कि बैंक, अगर एक बैंक डूब गया, यस बैंक तो डूब गया ना, मतलब खत्म ही हो गया मान लो। राइट? तो आपको अगर बिलीव है कि हमारे इंडिया इंडिया अगर हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा, इंडिया ग्रोथ करेगा, इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में अगर आपको बिलीव है, तो आपको मालूम है कि मेरा बैंक भी ऊपर रहेगा। तो अगर बैंक ऊपर रहता है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपको बिलीव है कि चलो HDFC ले लिए, रिलायंस ले लिए, आपने TCS ले लिया, आपने और कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लिया, ओके, हो सकता है कि ये न चले। जैसे रिलायंस, पता है रिलायंस 2009 से 2008, माफ करो, 2008 से लेके 2016 तक ये चला ही नहीं, रिटर्न ही नहीं दिया। मतलब अगर किसी बंदे ने पैसा लगा दिया यहां पर तो फंस गया हो। फिर लेकिन इस दौरान मार्केट कहां चला गया? इस दौरान मार्केट कहां चला गया? 2008 से लगभग 2300 का लो मारा था 2008 में, और मार्केट चला गया था 12,000। तो मार्केट हो गया 6 टाइम, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री वहीं का वहीं रहा। तो ETF में इन्वेस्टमेंट करना इसलिए अच्छा है क्योंकि आप पूरे 50 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो। और अच्छी बात यह है कि अगर किसी स्टॉक का वैल्यू कम हो जाता है, अगर किसी स्टॉक का वैल्यू कम हो जाता है, तो निफ्टी क्या करता है, एक्सचेंज क्या करता है, निफ्टी से उसे निकाल देगा, निफ्टी से एग्जिट मार देगा, और ऐसा स्टॉक जो नेक्स्ट निफ्टी में रहते हैं, क्या नेक्स्ट 50 में रहते हैं, ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इसका नाम होता है, ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50। तो यहां से एक स्टॉक उठ के यहां जाता है और यहां का स्टॉक निकल के बाहर चले जाता है। इसी तरीके से सेंसेक्स में होगा। सेंसेक्स में कितने स्टॉक है? 30 स्टॉक है। अगर मान लीजिए कि आज के अडानी मान लो कि किस में है, सेंसेक्स में है, और अडानी का वैल्यू हो जाता है कम, जो उसका क्राइटेरिया उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो क्या करेगा, सेंसेक्स निकाल देगा, उसे एग्जिट मार देगा, और उसके बदले में जो स्टॉक अच्छे वैल्यू में है उन स्टॉक यहां पर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर क्या होता है, हमारे लिए कोई ना कोई ऊपर में बैठा है जो मैनेज करते रहता है, किसको, सेंसेक्स को। तो क्यों ना हमें इस पे लगा देना चाहिए पैसा, क्यों ना हमें इसमें पैसा लगा देना चाहिए। क्यों आप ढूंढते हो अडानी, क्यों आप ढूंढते हो कोई और स्टॉक, क्यों आप ढूंढते हो पेनी स्टॉक, क्यों ढूंढते हो लार्ज कैप स्टॉक, क्यों स्मॉल कैप, क्यों फार्मा, क्यों IT? सारे का जो जड़ है उसे बच्चे में क्या लगा है, बाप में पैसा लगा तो झमेला ही खत्म। नो डाउट कि जो बच्चा होगा ना उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकता है, लेकिन ये ना रिटर्न आपको स्मूथली देता रहेगा। यहां पर रिटर्न आपको 20% 22% मिल जाएगा। यहां पर हो सकता है कि आपने एक स्टॉक खरीद लिया, नेक्स्ट निफ्टी का स्टॉक खरीद लिया, सपोज करो जैसे 200 में जिन्होंने अडानी ले लिया, ये 4,000 भी चला गया, लेकिन क्या जरूरी कि 200 से 4,000 जाएगा वही स्टॉक आपको मिलेगा? जो 4,000 से 200 आएगा वो वाला स्टॉक नहीं मिलेगा क्या आपको? क्योंकि रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत चीजें और भी जानकारी चाहिए आपको, ठीक है। तो इसलिए भी ETF को प्रीफर करते हैं। तो अगर आपको एक सुरक्षित निवेश चाहिए, एक्चुअली डाइवर्सिफाइड भी है, क्योंकि निफ्टी में ना हर सेक्टर का स्टॉक है। निफ्टी में ऑटो है, निफ्टी में बैंकिंग है, निफ्टी में फिनेंशियल है, निफ्टी में IT है, निफ्टी में फार्मा है, निफ्टी में और क्या हो गया, FMCG है, निफ्टी में कंज्यूमर ड्यूरेबल है, निफ्टी में जो भी सेक्टर के स्टॉक हैं सारे निफ्टी में है। तो अगर मान लो कि साइकिल, निफ्टी में मेटल है, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ दिन मेटल चलेगा, इसके बाद जैसे कोविड के टाइम में क्या हो रहा था भाई कि सबसे तेज चलने वाला कौन था स्टॉक, फार्मा, राइट। तो उस समय फार्मा चल रहा था, तो पोर्टफोलियो क्या होगा, बैलेंस रहेगा। हो सकता है कि एक समय ऐसा था कोविड के बाद IT खूब चल रहा था लेकिन बाकी स्टॉक नहीं चल रहे थे। कोविड के बाद FMCG एकदम लुढ़क गया था, चल ही नहीं रहा था।
तो क्या होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा ना वो बराबर मूव करता रहेगा, बराबर कंटिन्यू हायर साइड जाता रहेगा। इसलिए ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आजकल इसका एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है। ये तो लोगों को भी पता चल रहा है कि निफ्टी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वरना पहले लोगों को पता ही नहीं था कि निफ्टी ईटीएफ भी होता क्या है। अगर ईटीएफ को जैसे मैं बताऊंगा, अगर उस लॉजिक से इन्वेस्टमेंट करोगे तो नॉर्मल अगर आपका निफ्टी ईयर एंड ईयर 12% या 15% रिटर्न देगा, जो मैं बताऊंगा इस अकॉर्डिंग अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका रिटर्न 22 से लेकर 25% पहुंच जाएगा, जैसा मैं बता रहा हूं। तो बस आज का टॉपिक यही है कि नॉर्मल 12% 15% से कैसे हमें 22 से 25% तक जाना है। अगर ये चीजें आपको अच्छा लगता है वेल एंड गुड, बाकी इसके और भी बेनिफिट हैं जिसमें हम ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके उसका फायदा उठा सकते हैं। बहुत ही सिंपल। ओके, तो इसको खरीदेंगे कहां पर, कैसे खरीदेंगे, मेन चीजें, मेन बातों पे आते हैं कि इसको कहां खरीदेंगे। तो जो भी आपके पास टर्मिनल है, ठीक है, आपके पास जो भी टर्मिनल है, अपस्टॉक है, जीरोधा है, एलिस ब्लू, जहां भी है, आप जहां से ट्रेडिंग करते हैं, हर ब्रोकर हाउस आपको ये प्रोवाइड करेगा जैसे आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है उसी तरीके से। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। मैं इसका एक ओपन करता हूं अपना टर्मिनल, ठीक है, मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूं और मैंने भी इसमें इस डीमेट में, चूंकि इस डीमेट को मैं बाद में ओपन किया इसलिए इसको अभी शुरू किया हूं। हाँ जी, मोबाइल, एक मिनट ना, रुक जा, दूसरा वाला टर्मिनल को, दूसरा टर्मिनल को लेता आजकल ठीक है। तो पहले लेके चलता हूं आप लोगों को ईटीएफ के ऊपर। सपोज करो कि मुझे कहां, यहां पर सर्च करेंगे अपन निफ्टी ईटीएफ, तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके लिए। देखो पहले जैसे निफ्टी 20, ये भी निफ्टी ईटीएफ है। किसका, ये कौन बेचता है इसको, निप्पॉन इंडिया बेचता है। निफ्टी ईटीएफ किसका है, निप्पॉन इंडिया का। निफ्टी 20 निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 20, ये क्या है, एसबीआई ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 का है। ईटीएफ एसबीआई निफ्टी बैंक निफ्टी का है। ये क्या है, निफ्टी 50, एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50 का है। फिर ई बैंक मतलब एडलवाइज ईटीएफ निफ्टी बैंक का है। फिर क्वांटम निफ्टी 50 ईटीएफ है, किसका है, क्वांटम म्यूचुअल फंड का है। तो जितने सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड ईटीएफ बेचते हैं। क्या है, ये जितने सारे फंड होते हैं, फंड हाउस होते हैं, वो सारे अपने नाम पे क्या बेचते हैं, ईटीएफ बेचते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बेचते हैं। आईसीआईसी बैंक बेचता है निफ्टी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी ईटीएफ बेचता है। आदित्य बिरला सन लाइफ ईटीएफ, इन्वेस्को इंडिया निफ्टी ईटीएफ, कोटक निफ्टी ईटीएफ, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 100 को बेचता है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 100 को बेचता है। क्वांटम इंडेक्स ईटीएफ बेचता है। ये देखो जितने सारे हैं, ये सब क्या बेच रहे हैं, ये सब निफ्टी ईटीएफ बेच रहे हैं। आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबका भाव अलग अलग होते हैं, सबका रेट अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर मार्केट मूवमेंट करेगा तो उसी अकॉर्डिंग वो भी मूव करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, कहां से खरीद लेंगे, कैसे खरीदेंगे, उसी तरीके से खरीदेंगे जैसे आप नॉर्मल मार्केट में खरीदते हैं। तो सपोज करो कि मैं निफ्टी 20 खरीद लिया, किसका, निप्पॉन इंडिया का, और निफ्टी ईटीएफ खरीद लेता हूं।
निफ्टी ईटीएफ जैसे मैं खरीद लिया इसका, ये नेक्स्ट 50 का है ना, हाँ ये निफ्टी का नेक्स्ट 50 है, और ईटीएफ ये निफ्टी 50 का है। ओके, ये निफ्टी 50 का है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पास 200 शेयर है, 220 शेयर है। ये जब भी नीचे आते रहता है मैं खरीदता रहता हूं इसको। खरीदने का तरीका बताऊंगा, इंपोर्टेंट खरीदने का तरीका है क्या है, इंपोर्टेंट खरीदने का तरीका है। लॉजिक लगाओगे तो रिटर्न ज्यादा रहेगा, अगर लॉजिक नहीं लगाए तो रिटर्न कम हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। लॉजिक लगाएंगे रिटर्न आपका ज्यादा हो जाएगा, लॉजिक नहीं लगाएंगे रिटर्न आपका खराब हो जाएगा। तो जैसे निफ्टी 20 सपोज करो कि ये मार्केट चल रहा है, जैसे मार्केट का चार्ट होगा उसी तरीके से इसका भी चार्ट होगा, कोई चेंजेस नहीं है ये। तो सपोज करो कि मान लो भाई किसी ने इधर इन्वेस्टमेंट किया रहा होगा, या मान लो कोविड के टाइम में इन्वेस्टमेंट किया रहा होगा। अभी इसका मैं लॉजिक समझाता हूं, इसलिए बताना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। इसमें परसेंटेज कहां से निकलता है गुड्डू, इसमें ये वाले में, इसमें और ऊपर और कौन सा, अच्छा ए है ना, हाँ मेजर, ओके ठीक है। तो देखो अब यहां से रिटर्न कितना दे दिया, यहां से रिटर्न दिया इसने कितना 175%, ठीक है। कितना दिया 175%। आगे बढ़ो, इसने कितना रिटर्न दिया 150%। किसने, निफ्टी ने। ईटीएफ ने कितना रिटर्न दिया कोविड के बाद 175%। इसने कितना रिटर्न दिया 150%। कौन, आपका इंडेक्स। मतलब ईटीएफ क्या इससे ज्यादा रिटर्न दिया, ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं उससे कहीं रिटर्न आप ज्यादा कर लेंगे। आप 200% भी कर सकते थे यहां पर रिटर्न अपना। अभी वो लॉजिक समझते हैं पहले। तो ईटीएफ से क्या है, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट, बैंक निफ्टी में क्या, थोड़ा बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो जैसे ये है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी बॉटम से कितना रिटर्न दिया, हायर साइड तक, हायर साइड तक रिटर्न दिया 173%। और ईटीएफ अब मैं मान लेता हूं इसको ले आता हूं, तो बॉटम से कितना रिटर्न दिया 177%। तो ऑलमोस्ट रिटर्न कितना आया, बराबर रिटर्न आया दोनों का। तो अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसमें, इंडेक्स में। अब जैसे मान लो कि भाई मुझे आप बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करना, मेरे पास तरीका क्या है, कोई तरीका नहीं। कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, यही एक तरीका है कि आप इसमें ईटीएफ बाई करोगे, आपके पास थर्ड ऑप्शन है ही नहीं। या फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करोगे, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करने का नतीजा तो समझ ही रहे हो क्या हो रहा है, ये आपके सामने बताने की जरूरत नहीं है, राइट। आगे बढ़िए। तो मैं इसको क्या बताना चाह रहा था कि जब आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो इसको लेने का तरीका क्या है, इसको लेने का ना 3 तरीका है, नोट कर लेना। खरीदना कैसे है, जो सबसे ज्यादा मेजर गलती करते हैं ना, वो गलती आपको नहीं करना है। बस बताओ चीजों को ना, थोड़ा सा फैंसन कर दो, चीजों को ना आम लोगों जैसे मत करिए, जो आम लोग करते हैं ना वैसा मत करिए, थोड़ा सा हटके करिए, थोड़ा डिफरेंस करिए। बस इतना ही अंतर है चीजों करने का, जिंदगी जीने का इतनी तरीका है। जो ढर्रा सा जिंदगी जीना वैसा मत जिए, थोड़ा सा चीजों को अलग कर दीजिए, थोड़ा सा अलग तरीके से देखिए, थोड़ा सा अलग तरीके से मार्केट को समझिए। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे, 3 तरीका। या तो डेली बेसिस पे बाई करिए, क्योंकि इसमें बाई ही करना है, सेल करना नहीं है। जब मर्जी हो, तो एक ही बात ध्यान रखना है कि खरीद बेचना है कब, जब मार्केट टॉप लगाए तब, जब मार्केट लाइफ टाइम हाई लगाए तब बेचने का है। खरीदना हमेशा जैसे मैं बता रहा हूं, या तो डेली बेसिस पे खरीदिए, या फिर वीकली बेसिस पे खरीदिए, या फिर मंथली बेसिस पे खरीदिए, मंथली बाई करिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपके पास क्या है ऑप्शन,
अगर आप कर्मचारी हैं, नौकरी पेशा हैं, जॉब करते हैं, आपका फिक्स इनकम है, कब कहां से, अपने जॉब से या अपने बिजनेस से कहीं से, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें, अपने लिए सेलेक्ट करें। अगर नौकरी पेशा इंसान है, कर्मचारी हैं, नौकरी पेशा है, जॉब वाले हैं, तो आप सेलेक्ट करिए मंथली को, मंथली में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि आपके पास एक बार पैसा है। तय कर लीजिए कि मुझे इतना इन्वेस्टमेंट इसमें करने का है। दूसरा, अगर आप जैसे कोई मान लो बिजनेस करते हो, मेरे जैसे ट्रेडिंग करते हो, या और भी आपके पास कोई सोर्स है, तो आप क्या कोशिश करो, वीकली बेसिस करो, जहां वीकली पैसा आ रहा है आपके पास, जहां आपके पास वीकली पैसा आ रहा है। जैसे मान लो डॉक्टर हैं, उनके पास एवरीडे पैसा आ रहा है, दुकान वाले हैं, उनके पास एवरीडे पैसा आ रहा है, तो आप वीकली बेसिस को सेलेक्ट करिए। मतलब जिनके पास वीकली बेसिस पे पैसा आ रहा है, डेली कौन करेगा, डेली सब कर सकते हैं, डेली क्या है, सब कर सकते हैं, लेकिन डेली में क्या है पता है, जो आप मंथली में एक बार इन्वेस्टमेंट करते हो या वीकली में एक बार इन्वेस्टमेंट करते हो, उसे आप डेली बेसिस पे डिवाइड करके रख लो। ये बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत सिंपल काम है, ये बहुत मुश्किल काम नहीं, सिंपल काम है। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि जो डेली भी हम खरीदेंगे ना, तो कब खरीदेंगे, डेली भी हम खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे, जिस दिन मार्केट रेड कैंडल में क्लोजिंग देगा। वीकली बेसिस पे भी खरीदेंगे तो कौन सा वीक में खरीदेंगे, जिसमें मार्केट रेड कैंडल में क्लोजिंग देगा। मंथली बेसिस पे भी खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे, जब मार्केट रेड कैंडल में क्लोजिंग देगा। जिस महीना या जिस वीक या जिस दिन मार्केट ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दे रहा है, उस दिन बाइंग नहीं करने का है। तो सपोज करो, अब बातों को समझो, यहां पर समझ गया ना कैसे खरीदना है, ये 3 तरीका होगा, लेकिन खरीदना उसी दिन है जिस दिन मार्केट रेड कैंडल में क्लोजिंग दे रहा है। ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दे रहा है, उस दिन आपको नहीं करना है। आगे समझो कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अब आप समझ रहे हो इसका एवरेज प्राइस क्या आएगा, इधर आएगा ना एवरेज, जिस दिन रेट में क्लोज बाई किया होगा, ऑलमोस्ट एवरेज यही आएगा ना, किससे ऊपर आएगा, इसी आसपास आएगा। तो ये बाई हो गया क्या, 250 के आसपास। फिर यहां क्या हुआ, बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका मतलब क्या है पता है, एवरेज प्राइस, आपका एवरेज प्राइस इधर है, इसके बाद एवरेज प्राइस आ जाएगा इधर, मतलब कहां पर आ गया, 325 या 330 के आसपास आ गया। मार्केट कहां चल रहा है, 400 के आसपास। यहां से एवरेज डालोगे कितना परसेंट होगा, $325 से 475 तक का एवरेज डालोगे कितना परसेंट होगा, मेजर कर लो, दिमाग लगाने की इतना जरूरत क्या है, मेजर हमारे पास है 36%। अभी ईयर एंड ईयर हो गया, आपका रिटर्न कहीं ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक केवल मंथली बेसिस पे मैंने बताया, आपका रिटर्न कहीं ज्यादा हो जाएगा, बजाय कि आप क्या, और मैं कहां से बात कर रहा हूं, मैं केवल 15-16 से बात कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर आप इसको वीकली कर दो, जैसे वीकली में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको हमेशा कब इन्वेस्टमेंट करना है, इस वीक में इन्वेस्टमेंट करना है, यहां छोड़ देना है, इस दिन इन्वेस्टमेंट करना है, यहां छोड़ देना है, यहां इन्वेस्टमेंट करना है, यहां छोड़ देना है, यहां इन्वेस्टमेंट करना है, इधर छोड़ देना है, इधर छोड़ देना है, यहां इन्वेस्टमेंट करना है, यहां इन्वेस्टमेंट करना है, इधर खरीदने का है, इधर इधर इसमें छोड़ देना है, ग्रीन कैंडल के साथ अभी खरीदने का है, मतलब ईटीएफ अभी बाई करने का है। तो आप डिवाइड कर लो कि मैं एक महीना में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। अगर मैं 4000 इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं तो 4000 आप अलग रख लो और वेट करो कि कहां पर कर सकते हैं आप। हो सकता है कि भाई आप स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, मतलब स्टार्टिंग में मार्केट ऊपर रह गया, फिर आखिरी में मार्केट नीचे आया, तो आखिरी में पूरा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं 4000 बॉटम के आसपास। मैं कैसे करता हूं,
मैं डेली करता हूं। डेली मतलब जैसे मैंने कल किया होगा, क्यों? क्योंकि मार्केट ने किस कैंडल में क्लोजिंग दिया था? रेड कैंडल में। आज मैंने नहीं किया, क्यों? क्योंकि आज ना न बुलिश है न बेरिश है। हालांकि हम कर सकते थे, आज भी हम लोग इसमें कर सकते थे, आज भी हम लोग इसमें खरीदारी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि भाई कल के नीचे है यहां पर, इसलिए हम लोग कल खरीदे, आज नहीं खरीदे। जितने लोग लाइन में रहेंगे उनको पता है, मैं इस दिन नहीं खरीदूंगा, मैं इस दिन अवॉइड करूंगा। मैं खरीदूंगा इस दिन जिस दिन रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दे। तो इससे क्या होगा? आपका जो प्रॉफिट का परसेंटेज होगा, नॉर्मल सपोज करो किसी ने यहां पर खरीद लिया। अब मान लो, देखो गलती कहां पर होता है, मेरे पास 50,000 पैसा है, सपोज करो कि मैं 50,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। अब जरूरी तो नहीं कि मार्केट यही मिले हर बार, या हर बार यही मिले, ऐसा तो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपने यहां इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब मार्केट क्या हो गया, यहां आ गया, तो क्या हुआ? पूरा 50,000 लगा दी यहां पर। ETF इन्वेस्टमेंट भी करना है तो कैसे करना है, ये भी जान लेना जरूरी है ना। पूरा 50,000 यहां लगा दिए, मार्केट ऊपर चले गए, ठीक है, लेकिन अगर मार्केट नीचे रह गया तो आप तो नुकसान में हो। क्योंकि इंडेक्स को हम ऐसा मान के चलते हैं, हम ऐसा मानते हैं, एक कहावत है कि इंसान हो या बाजार, जाना एक दिन सबको ऊपर ही। ऐसा हम मान के चलते हैं, ये हमारी धारणा है, ये हमारी विश्वास है मार्केट के ऊपर, ऐसी हमारी मानसिकता रहती है शेयर बाजार में। इसलिए इंडेक्स की बात करते हैं, स्टॉक की बात नहीं करते हैं कि इंसान हो या स्टॉक जाना ऊपर है, ऐसा नहीं कहते कभी। कहते हैं कि स्टॉक हो या मार्केट, जाना एक दिन सबको ऊपर ही है। तो इसलिए सेलेक्ट करते हैं इंडेक्स को। तो अगर मान लीजिए भाई कि किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट यहां से शुरू किया है, तो जब जब रेड कैंडल बना होगा, जिस दिन रेड कैंडल बना होगा, अगर उस दिन इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो क्या होगा? अगर वो निकल कहां रहा है, वो निकल रहा है इधर। तो स्वाभाविक है कि अगर इंडेक्स ने रिटर्न दिया है 15%, तो स्टॉक रिटर्न देगा कम से कम। तो आपका जो लॉजिक है, जो लॉजिक मैं बता रहा हूं, वो रिटर्न देगा एटलीस्ट आपको 22%, 25%। क्योंकि जितना दिन, देखो ये जितना दिन गिरावट आया ना, ये जितना दिन गिरावट आया, आपने हर दिन बाई किया, लेकिन ये जितना दिन मूवमेंट आया आपने छोड़ दिया। भाई स्वाभाविक है कि जब मार्केट ऊपर गया है तो क्या होगा? ग्रीन कैंडल ज्यादा होंगे, ग्रीन कैंडल परसेंटेज वाइज क्या होगा? ज्यादा होगा, और रेड कैंडल परसेंटेज वाइज कम होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे, क्योंकि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल स्वाभाविक है बड़े होंगे, ऊपर रहेंगे। तो स्वाभाविक है कि अगर आप यहां पर ट्रेड लिए हो तो आपका परसेंटेज क्या हो गया? परसेंटेज तो नीचे आया ना, क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया। और हमें ये बिलीव है, ये भरोसा है कि जैसे आज अडानी गिर गया, आपको ना रात का नींद नहीं उड़ेगा। इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने का एक बड़ा फायदा होगा कि आपको रात का नींद नहीं उड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? इसका जो दूसरा फायदा है, तो ये तो समझ गए होंगे मुझे लगता है, इंडेक्स में ETF में इन्वेस्टमेंट करने का। एक बार फिर से समराइज कर देता हूं, कौन कौन से ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे अगर मुझे बोलोगे तो मैं बोलूंगा निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करो, निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करो। मैं कहूंगा निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मतलब गिरावट में आप 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एवरी डे, तो आप निफ्टी में करो। अगर आप 2,000 रुपए गिरावट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आप साथ में बैंक निफ्टी जोड़ लो, मेजर इंडाइसेस में बैंक निफ्टी जोड़ लो। अगर आपको लगता है कि भाई मैं 5,000 भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं तो आप सेंसेक्स भी जोड़ लो। सेंसेक्स में एक प्रॉब्लम होता है कि ये ना प्लेज नहीं होता है, ये प्लेज नहीं होता है, इसको पूरा वैल्यू बाई करना पड़ता है तब ये प्लेज होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि निफ्टी ETF में फोकस करिए सब लोग। मैं भी यहां पर निफ्टी ETF ही बाई कर रहा हूं।
निफ्टी ईटीएफ ही बाई कर रहा हूं। और कैसे कर रहे हैं देखिए, निफ्टी ईटीएफ बाई करने के बाद फायदा क्या है आप ये समझो। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट है अभी इसमें, और कुछ स्टॉक ना यहां पर क्या दिख रहा होगा 220 अभी फ्री दिख रहा है, लेकिन 1440 अभी क्या है प्लेज्ड है। 1440 शेयर क्या है अभी प्लेज्ड है। तो इसका एक जो बड़ा फायदा मिलता है वो क्या मिलता है, इसका बड़ा फायदा मुझे क्या मिलता है, इसका बड़ा फायदा मुझे मिलता है कि 1440 जो शेयर हैं जो भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट में है, तो 1440 से जितना भी आपके पास होंगे, अगर मान लीजिए मान लो कि 1400 या मान लो कि आपके पास 1000 शेयर है, राइट 1000 है, और इसका भाव कितना है, इसका भाव है निफ्टी 50 184 रुपया 184 मल्टीप्लाई कितना हुआ 1,84,000 सिंपल कितना हो गया 1,84,000। आपको सबसे अच्छा क्या लगेगा पता है कि अगर इस स्टॉक को आप प्लेस कर दिए, इसी मतलब इस ईटीएफ को प्लेस, आपको पता है ना यार कि ये कुछ होगा नहीं, कोई टेंशन नहीं है इसमें, कोई झमेला नहीं, इसमें कोई मारताड़ नहीं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसका जो प्लेज मिलता है ना 92.5% आपको प्लेज मार्जिन मिलता है ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो जो आप देखते हो ना यहां पर कि मैं 2 लाख कमा लिया, मैं 2.5 लाख कमा लिया, एक्चुअली पैसा तो मेरा यहां लगा है, पैसा तो मेरा इधर लगा है, और इससे मैं कमा रहा हूं जो भी ऑप्शन में 20,000 25,000 50,000, थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाता है तो इसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखता हूं मैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने किया है कि इस शेयर को मैं खरीदता हूं, प्लेज मार्जिन इसको मैं खरीद लेता हूं, फिर इसको मैं प्लेस कर देता हूं, तो मेरा इन्वेस्टमेंट एक्चुअली यहां है, और इससे मैं जो भी कमा लेता हूं महीना में 2% 3% 4%, साल में 30-35% जो भी कमा लिया, और अगर यहां से मुझे 20% भी रिटर्न मिल गया तो मेरा कितना रिटर्न हुआ 50% रिटर्न होगा आपका। अरे ऑप्शन सेल करके साल में, ऑप्शन सेल करके साल में आप 30% नहीं कमा पाओगे यार, तो ऑप्शन सेल ही नहीं करना चाहिए, फिर क्या फायदा है करने का। 30% भी अगर आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ऑप्शन सेल करने नहीं चाहिए, फिर बेमतलब है, मत करिए, छोड़ दीजिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट ही करिए, वही अच्छा है। तो मैं मोटा रकम से बात करता हूं कि अगर आपने 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, कहां मार्केट में 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया मार्केट में, एक नहीं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब 10 लाख में अगर आपका 15% भी रिटर्न मिल गया तो क्या हो गया 1,50,000 हो गया, 1,50,000 हो गया इधर ईटीएफ का रिटर्न। और अगर 10 लाख रुपए लगा के साल में 30% भी जनरेट कर लिया, बहुत दूर की बात करो 30%, 20% भी जनरेट कर लिया, 20% भी अगर आप जनरेट पाए तो यहां से 2 लाख रुपए रिटर्न हो गया आपका, 30% जनरेट कर पाए आप 3 लाख रुपए रिटर्न हो गया आपका। तो ओवरऑल रिटर्न क्या हुआ 4.5 लाख, 4,50,000, माफ करो 4,50,000। आप बताओ 45% का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं आप, किस लॉजिक के साथ। ये केवल ऑप्शन सेलिंग से नहीं आ गया, ये इस तरीके से है, इसलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो अभी केवल एक पार्ट लोग देखते हैं, सिर्फ एक ट्रेडिंग कर रहे हैं पैसा है, नहीं ऐसा नहीं है, पूरा पैसा लगा है। मैं जितना भी ऑप्शन सेल करता हूं उसमें केवल 1-2 लाख रुपया मैं एक्स्ट्रा रखता हूं कि जैसे भाई यहां पर लॉस हो गया, ये मेरा मर्ज हो जाए, मतलब ये लॉस मेरा वहां पर डाइजेस्ट हो जाए, तो मैं फिर 1-2 लाख रुपए से ज्यादा कैपिटल नहीं रखता हूं अपने पास। पूरा शेयर, पूरा सेलिंग, पूरा जो भी मैं 2,000-3,000 क्वांटिटी सेल करता हूं, आप लोग देख होंगे सारे प्लेज्ड मार्जिन का है। प्लेज मार्जिन से आप, क्या है सवाल, इंट्राडे नहीं, प्लेज मार्जिन से आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं, मैं भी पोजिशनल करता हूं, हम भी पोजिशनल करते हैं, आपको ही पोजिशनल ही करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो क्या तरीका हुआ, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि हम क्या कर लिए, हाँ हमने क्या कर लिया
ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट शुरू किया। कौन से ईटीएफ में? निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट किए कब? इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए, सपोज करो आपके कैपिटल में, आपके फंड में 10 लाख रुपए है, स्टार्ट किए 1000 रुपए से, आज गिरा 1000 रुपए बाई कर लिए, अभी आपके पास कैपिटल पड़ा है, उसको रहने दो, एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है, अभी मत लगाने, 50 चला लगा लो, यही हजम नहीं होगा आपसे। 10 लाख रुपए कैपिटल है, आप चाहो तो 10,000 रुपए लगा सकते हो हर गिरावट में, अगर आप ट्रेडिंग से ही पैसा कमा सकते हो तो। जितना कम करो ताकि आप एवरीडे कर पाओ, मतलब जब भी गिरे तब इन्वेस्टमेंट कर पाओ। पता चले साल भर अगर मार्केट नीचे रहा, ठीक है, 200 दिन ट्रेडिंग हो रहा है, 200 दिन अगर मार्केट नीचे रहा तो 200 दिन पूरा इन्वेस्टमेंट कर पाओ। इस तरीके से आप यहां पर इन्वेस्टमेंट का आइडिया लगाना है इसमें कि कैसे मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, और फिर थोड़ा थोड़ा कमाते रहोगे, मार्केट ऊपर रहेगा, आपको रिटर्न प्लस होता जाएगा। तो स्टार्ट क्या किए हम लोगों ने स्टार्ट किए निफ्टी का ईटीएफ में। आप किसी का भी ले सकते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहां मेरा। एसबीआई ले सकते हो, मेरे पास एसबीआई है, आप एसबीआई ले सकते हो, आप निप्पॉन भी ले सकते हो, निफ्टी 20 ले सकते हो। आगे बढ़ो, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका इन्वेस्टमेंट किए, और अगर इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा, इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1 लाख के ऊपर चला गया, 1 लाख के ऊपर चला गया तो क्या कर लिए, इसको कर दिए हम लोग प्लेज। ये प्लेज मार्जिन मिल गया कितना अपने को, 92,500 मिलेगा। अब इस 92,000 से क्या कर रहे हैं, ऑप्शन सेल। एक समय ऐसा आएगा कि आपका पूरा 10 लाख इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, पूरा 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और 9 लाख रुपया पूरा आपको ट्रेडिंग के लिए मिल जाएगा। और 9 लाख रुपए का क्या करोगे, ऑप्शन सेल। इससे अगर साल में 10% भी रिटर्न में, बहुत गिरे हाल की बात कर रहा हूं, साल में 10% भी रिटर्न मिल जाता है, निफ्टी को माना जाता है, हमारे इंडेक्स को माना जाता है कि भाई लॉन्ग टर्म में आपको 15% से प्लस का रिटर्न देता है, 20% तक भी चला जाता है। तो अगर 15% प्लस रिटर्न आ रहा है, आप यहां पर 20% 30% साल में कमा ले रहे हैं, 45% ग्रोथ 10 साल में। आप सोचो कहां हो, 10 लाख रुपए करोड़ कैसे बनेगा पता नहीं चलेगा, अगले 10 साल लगेगा मात्र, और बहुत अच्छा समय रहा तो हो सकता है कि आप 5 साल में करोड़पति बन जाए 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट से। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, शेयर बाजार उतना दे सकता है, बस लॉजिक मिसिंग नहीं करना है। और धीरे धीरे ऑप्शन सेल करते रहो। अब इसलिए ना मैं छोटा कमाए तो भी खुश हो जाता हूं, क्यों, क्योंकि पैसा यहां थोड़ी लगा है मेरा, यहां पूंजी थोड़ी, पूंजी तो मेरा यहां लगा है, पूंजी तो मुझे यहां लगा है, मैं तो सिर्फ इसका प्लेज मार्जिन से ट्रेड कर रहा हूं, तो मुझे 50% भी 0.50 मिलता है तो भी खुश हो जाता हूं, ठीक है, और 1% मिलता है तब भी मैं हैप्पी हो जाता हूं। क्यों, क्योंकि पूरा पैसा ही फ्री का है, मतलब पैसा तो कहीं और लगाए हैं, रिटर्न कहीं और से आ रहा है। क्या सवाल है सर? जैसे 10 लाख का पोर्टफोलियो है, प्लेस कर दिया, 80% मार्जिन दे दिया, 10 लाख मतलब 8 लाख रुपया आपको मार्जिन मिल गया, राइट? ओके, दे दिया। फिर अगर इक्विटी के शेयर डाउन होगा या अप होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर डाउन हुआ 10 लाख का इक्विटी का वैल्यू, 10 लाख इक्विटी का वैल्यू अगर 9 लाख हो गया तो 9 लाख का 80% आपका प्लेज मार्जिन कम हो जाएगा। अगर 9 लाख का 10 लाख का वैल्यू 12 लाख हो गया तो आपका प्लेज मार्जिन प्लस हो जाएगा, खत्म, कुछ नहीं करना है। लॉस होगा, अगर ट्रेडिंग में लॉस होगा तो आपको भरपाई करना पड़ेगा, प्लेज मार्जिन का ये रूल है। लॉस हो गया है तो उसको आपको भरपाई करना पड़ेगा, ये प्लेज मार्जिन का रूल है। समझ गए? कोई क्वेश्चन और? यस, दिस इज इंटरेस्ट फ्री मार्जिन है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, एक कंप्लीटली इंटरेस्ट फ्री मार्जिन है, कोई किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं लगता इस पे।
प्लेस कैसे करते हो भविष्य में बता दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी, चिंता मत करिएगा। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, वीडियो शेयर कर देंगे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। फुल वैल्यू तो मैंने कुछ बोला, लॉस होगा तो कितना पेनल्टी लगता है? पेनल्टी क्यों सोच रहे हो? लॉस होगा तो जितना लॉस उतना भरपाई करो, पेनल्टी में क्यों जा रहे हो भाई? पेनल्टी जो लगेगा वो क्या 0.30% कुछ लगता है 2 दिन, इसके बाद आपका प्लेस शेयर अनप्लेस कर देगा आपका ब्रोकर, और फिर वहां से आपका मार्जिन, रिक्वायर्ड मार्जिन कंप्लीट कर लेगा। हाउ मच कैश मार्जिन इन रिक्वायर्ड टू सेल ऑप्शन? 50% कैश मार्जिन लगता है, लेकिन अगर 50% कैश मार्जिन नहीं है, 50% कैश मार्जिन नहीं है तो 1 लाख में 35 रुपए का चार्ज लगता है ओवरनाइट में, और मैं दे देता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मैं दे देता हूं। 1 लाख में 35 रुपए का चार्ज लगता है। बाकी लोग पढ़िएगा, फालतू सवाल कर रहे हैं आप लोग, इससे रिलेटेड सवाल है तो पूछिए। प्लेज मार्जिन का जब चलेगा क्लास तो मैं प्लेज मार्जिन के बारे में बताऊंगा। स्टॉक, अच्छा आपने प्लेज मार्जिन से स्टॉक बाई करोगे? बेवकूफ समझे हो आप लोग रेगुलेटर्स को, है? हर्षद मेहता का जुड़ो भाई हो क्या है? इससे स्टॉक बाई करोगे? चलिए कोई सवाल है तो पूछिए। ईटीएफ में और कोई बताने की जरूरत नहीं, बताने जैसा कोई चीज नहीं है। सवाल है तो हैंड राइज करिए, सभी का आंसर करूंगा। प्लेज का कोई चार्ज भी लगता है प्लेज का चार्ज लगभग, एक ऑर्डर डालोगे तो प्लेज का चार्ज लगेगा लगभग 38 रुपया, 38 रुपीज जी। बोलिए अरुण जी। हाँ सर मैं पूछ रहा था आपसे, जो एरिया में आप कह रहे हैं कि मार्केट जब रेड कैंडल पर क्लोज होता है तो क्या नेक्स्ट डे हमें वो करना है, परचेज करना है? सर देखो 3 बजे आसपास खरीदते हैं, अगर 3 बजे रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दे रहा है तो खरीद लो, 3 बजे आसपास खरीद लो। 3 बजे है मतलब ये समझ लो कि सर आज नेगेटिव है, बस। हमारे कहने का मतलब है कि पिछले दिन के लो के नीचे क्लोजिंग दे रहा है मतलब हमारे लिए बाई है। अगर पिछले दिन के लो के ऊपर, पिछले दिन का लो मतलब कि पिछले दिन जहां मैंने बाई किया था या पिछले दिन का जहां क्लोजिंग है, अगर उसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देने की तैयारी कर रहा है 3 बजे, 3:15, हम लोग अक्सर 3:25 में ही बाई करते हैं, 3:25, 3:20 में हम लोग बाई करते हैं। तो आपको आइडिया तो लग जाएगा ना कि 3:20 में मार्केट कहां पर है, तो ऑलमोस्ट वहीं पर क्लोजिंग करेगा, करेक्ट? तब उस दिन खरीदिए, अदरवाइज अवॉइड करिए। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट, रिटायर्ड फंड कैसे पार करें? रिटायर्ड फंड कैसे पार? ईटीएफ में करो, ये तो ईटीएफ इसी तरीके से तो है। ईटीएफ में फंड पार्किंग कर दो और क्या, या गोल्ड फंड में पार्किंग कर दो, गोल्ड ईटीएफ ले लो। निफ्टी ईटीएफ नहीं चाहिए तो गोल्ड ईटीएफ ले लीजिए। ज्यादा लोग पार्किंग गोल्ड ईटीएफ में करते हैं, वो थोड़ा सेफ्टी माना जाता है, लेकिन अभी बहुत हायर साइड में तो वो सेफ्टी नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए रामा जी बोलिए। नो चांस ऑफ ईटीएफ फ्रॉड, कोई चांस नहीं ईटीएफ का। म्यूचुअल फंड हो जाए, अगर कोई म्यूचुअल फंड, इसलिए तो बोला एसबीआई में कर लो, ठीक है? कोई चांस नहीं है फ्रॉड का। हाँ बोलिए सर। इसको सेल करते टाइम अपन डेली सेल भी कर सकते हैं? जैसे बाई करते हैं डियर, जैसे इक्विटी में बाई करते हैं वैसे आप सेल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को लाइव में जब जिस दिन परचेस करूंगा उस दिन दिखा दूंगा, ठीक है? ओके। जैसे बाई करते हो उसी तरह फुल लिक्विडिटी रहता है, इनलिक्विड का भी कोई चांस नहीं है, फुल लिक्विडिटी रहता है, जो भाव चाह रहे हो भाव मिल जाएगा। अच्छा, लिक्विडिटी पर्याप्त रहता है जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नीलेश बोलो। तो सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैंने कोरोना में लिया था एटीएम, निफ्टी 20 लिया था। अच्छा हाँ, निपोन का? तो अभी उसमें निफ्टी 20 लिया, निपोन का। हाँ निपोन का, निफ्टी 20 ईटीएफ और निपोन बेचता है। हाँ हाँ निफ्टी 20 है। अभी इसमें 132 का है बराबर। मैं अभी सोच रहा हूँ कि इसमें और करे बराबर, तो वो कब करना चाहिए? मैंने तो बताया कब कब खरीदना है, लॉजिक नहीं समझे क्या? मैंने तो बताया कब कब खरीदना चाहिए। लेकिन हाँ और हाँ लेकिन किंतु परंतु कहाँ आ गए? मैंने तो एक ही बार खरीदा था नहीं, अच्छा वन टाइम खरीदा, अब वन टाइम मत खरीदो, वन टाइम कभी नहीं खरीद, किसी में भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। अभी नीचे आ रहा है थोड़ा परचेस कर लो, ठीक है? इसीलिए बोला कि डिसाइड कर लो आपके पास पैसा कैसे आ रहा है, पैसा डेली बेसिस पे आ रहा है कि मंथली बेसिस पे आ रहा है, कैसे पैसा आता है?
मंथली बेसिस पे आता है ना, सैलरीड पर्सन हो। हाँ जी। हाँ तो फिर मंथली बेसिस पे बाई करो। हाँ मंथली बेसिस पे बाई करो और वो फंड एक्स्ट्रा रिजर्व रखो। मान लो कि उस मंथ में ग्रीन कैंडल बन गया तो उस बार मत करो। अब 2 मंथ का महीना एक ही बार में बाई हो जाएगा। अगर 2 मंथ ग्रीन बन गया कंटिन्यू, जिस मंथ पे रेड बना तो 2 महीने का बाई एक ही बार हो जाएगा ना। ओके। हाँ तो ऐसे करने का है। तो उसमें प्लेस करके उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिटर्न भी मिलता है, लेकिन 30% नहीं मिलता अभी। नहीं एक्चुअली आपने ना एक साथ इन्वेस्टमेंट करिए तो कैसे मिलेगा, कंटिन्यूएशन में मिलेगा एक साथ। हाँ क्या प्लेस लिया है तो उसको सेल करके 30% आपने बोला ना, तो उतना अभी तो नहीं। 30% साल का मैं बोला हूँ, महीना का नहीं बोला हूँ। 30% मैं साल का बोला हूँ, महीना का नहीं बोला हूँ। वो तो पता है, लेकिन साल का भी नहीं 30% हो रहा है अभी। वो होगा धीरे धीरे, इसीलिए तो ज्वाइन किया हो ना। हाँ जी। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट विकास। नमस्कार सर। नमस्ते। 1 मिनट ना, एक कमेंट आया है प्रवीण का है। प्लेज मार्जिन इज यूज्ड फॉर ओनली ऑप्शन सेलिंग एंड इंट्राडे स्टॉक बाय एंड सेल। ऑप्शन कैन कैरी फॉरवर्ड होगा बट रिक्वायर्ड 50% कैश इन योर अकाउंट। हाँ नहीं, अगर अकाउंट नहीं है तो उसमें आपको 1 लाख में 35 रुपए का चार्ज लगता है। वो चार्ज आप दे सकते हैं तो कर लीजिए। मैं दे देता हूं, मुझे अच्छा लगता है। चलो मुझे मिल जाता है, अगर 3-4 हजार रुपए मिल रहा है 1 लाख में, अगर 1000 रुपए मिल रहा है तो 35 रुपए चार्ज देने में कोई मुझे हर्ज नहीं लगता है। ठीक है। हाँ बोलिए विकास। सर ये पूछ रहा था कि जैसे मान लीजिए कि एवरेज बाई मेरा निफ्टी 20 में 195 का। हाँ तो फिर उसके बाद अगर मान लीजिए 195 से ऊपर अगर मेरा एवरेज चला गया, जैसे वो 200 के पास मार्केट चला गया, हाँ टाइम पे अगर बाई करते हैं ETF तो फिर मेरा एवरेज ऊपर जाएगा, बढ़ जाएगा ना सर। हाँ तो उस टाइम पे बाई करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हमको 200 में ही बेचना थोड़ी है। हमें तो ये देखना है कि क्या 200 के आसपास रेड कैंडल क्लोजिंग दे रहा है। हमें अपने सिद्धांत को फॉलो करना है। जब जब रेड बनेगा तब तक हमें बाई करना है। अब एवरेज मार्जिन, अब पता चले कि भाई आप मान लो सपोज करो कि निफ्टी आपने 10,000 पे बाई किया, करेक्ट, अब निफ्टी 18,000 चला गया, तो अब तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे फिर आप, क्योंकि एवरेज प्राइस तो आपका 10,000 हो गया। मतलब 10,000 का मल्टीप्लाई जो भी वहां 100-200 रुपए रहेगा। जी 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 जी। ठीक है, तो फिर कैसे होगा? आपको हमेशा ये ध्यान रखना कि भाई मार्केट 200 थोड़ी रहेगा, मार्केट और 200 के बाद 400 भी जा सकता है, क्या ना? नहीं जा सकता। बस ये ध्यान रखिए। थैंक यू। नेक्स्ट सचिन बोलिए। हाँ सचिन जी बोलिए, सभी का आंसर करूंगा, डोंट वरी आज। सर आवाज आ रही है? यस यस प्लीज। हाँ, तो कपल ऑफ क्वेश्चंस है सर। एक तो पहला चीज ये है कि देयर आर इंस्टेंसेस पीछे जहाँ पे निफ्टी लेट्स से निफ्टी इंडेक्स उसने कुछ रिटर्न ही नहीं दिया। जैसे आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2012 से 2014 से 16 ऐसा कुछ पीरियड है जहाँ पे निफ्टी ने कुछ रिटर्न 2011 से 2013 तक। हाँ सॉरी, हाँ। तो वहाँ पे निफ्टी ने रिटर्न नहीं दी, बट देयर आर स्टॉक्स व्हिच हैव गॉन क्रेजी। हाँ। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो आपने जो सिचुएशन जो प्लान बताया है, हाँ। हाउ डज इट इंपैक्ट? आई मीन इसका होराइजन कितना होता है एक्चुअली? देखिए, हाँ देखिए, जिस समय रिटर्न नहीं दिया, सपोज करो कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में रहा, राइट, तब सिंपल सा एक नॉर्मल दिमाग लगाएगी, जब कंसोलिडेशन फेज में रहेगा मतलब ज्यादातर टाइम मार्केट नीचे रहा होगा, तो ज्यादातर टाइम मार्केट नीचे रहा होगा। हम ये उम्मीद करके ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं सर कि इसे हम लॉन्ग टर्म हॉरिजन के लिए होल्ड करेंगे, करेक्ट? तो मान लीजिए कि 11 to 13 तक जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, और अगर उसने 14, 16, 17 भी होल्ड कर लिया तो उसका मल्टीप्लाई रिटर्न कितना ज्यादा होगा? ठीक है, तो अगर आप लिसन 1 मिनट कंप्लीट कर देता हूं। अगर आपको साल भर में क्लोज कर देना है, साल या 2 साल में क्लोज कर देना, तो ETF नॉट गुड। फिर तो कई स्टॉक में ही ऑप्शन ढूंढना चाहिए, राइट? और दूसरा पॉइंट कि केवल मैंने अभी ETF में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बात किया। इसे हम ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से भी ट्रेडिंग करते हैं इसमें, ETF में। जैसे सपोज करो कि सर अभी मार्केट हमें मिल रहा है 17,500, मैं देखता हूं कि भाई 17,000 के नीचे मार्केट मुझे नहीं दिखता है, मोस्टली 17,000, 16,500 इसके नीचे मुझे मार्केट नजर नहीं आता है,
तो मतलब इस लेवल में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए निफ्टी में, मतलब ट्रेडिंग पर्पस में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों हम किसी स्टॉक के पीछे भागें? तो एक अच्छा आइडिया हो जाता है कि भाई हमारे पास जो पैसा है, अभी सपोज करो कि सर मुझे एवरी डे एक रेड कैंडल में बाई करना है और मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए क्या होगा, फोकट में पड़ा रहेगा ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे ईटीएफ में मैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से या 2-3 इवन एसटीपीटी बीटीएस, माफ कीजिएगा, बीटीएससी पर्पज में भी ईटीएफ को लेके जाते हैं। अगर हमको लग रहा है कि चलो निफ्टी कल हमें 1.5% 2% का रिटर्न दे देगा 2-3 दिन में, तो हम लोग लोअर साइड में बाई कर लिए, हायर साइड में क्लोज कर लिए। ये काफी अच्छा आइडिया है जी। बेसिकली फ्यूचर में तो कितना रिस्क होता है, तो इससे तो अच्छा है। इससे एक्चुअली सर स्टॉक से तो बहुत बेहतर है, और मैं अपने पोर्टफोलियो को 2020 के बाद अपने पोर्टफोलियो को पूरा शिफ्ट कर रहा हूं मैं ईटीएफ की तरफ। और सबको, जो पुराने मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूं लगातार कि अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट करो स्टॉक से ईटीएफ की तरफ। जिंदगी सेफ्टी चाहिए तो, वरना अडानी जैसा एक्सीडेंट ना आए दिन होते रहेगा। हाँ सर, रिटर्न तो दिखता है तो अच्छा है, बट हाँ जब जाता है ना सर, तो फिर क्योंकि दूसरा बात ये भी सर कि जैसे जैसे कैपिटल आपका बड़ा होता है ना, थोड़ा आप सेफ्टी की तरफ जाते हो, थोड़ा सुरक्षित चाहते हो, थोड़ा सुरक्षा चाहते हैं आप, तो इसलिए ईटीएफ हम ज्यादा मतलब प्रीफर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए पर्टिकुलर। जो मेरे पास नए लड़के आ रहे हैं पिछले एक साल के बाद, मैं किसी को स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बल्कि सबको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप इक्विटी निफ्टी ईटीएफ में है या बैंक निफ्टी ईटीएफ, जो भी आपको ईटीएफ पसंद आता है उस पर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू जारी रखिए। ऐसा मेरा पर्टिकुलर सुझाव है सर। सो मेरे एक्चुअली दो क्वेश्चंस हैं। एक तो जैसे डिफरेंट इंडाइसेस है, जैसे निफ्टी 50 हो गया, आईटी हो गया, तो अगर हमें किसी सेक्टर में ब्रेकआउट दिख रहा है तो उसी का ईटीएफ लेके भी व्हाई नॉट, बिल्कुल कर सकते हैं सर। जैसे भी मुझे निफ्टी आईटी बहुत अच्छा लगता है, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, ये दो सेक्टर ही ऐसा लगता है जो मुझे अभी फ्यूचर में बहुत मतलब 1-2 महीना के लिए बहुत स्ट्रांग नजर आता है। मार्केट को संभाल के रखेगा ये दोनों सेक्टर ही। तो बिल्कुल हम निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ईटीएफ में। जी। और दूसरा चीज ये कि आपने बोला कि रेड कैंडल पे बेसिकली इन्वेस्ट करना है। हाँ। तो आपके नॉलेज में ऐसा कोई टूल है जिससे हम पैसा वहां पे रखें और यू नो एक बटन दबा, जैसे बटन दबा के बारे में इन्वेस्टमेंट हो जाए एक करने से? सर ऐसा तो कोई आइडिया नहीं है और मुझे कोई पता नहीं, अगर रहे तो फ्यूचर में जरूर बताऊंगा। ऐसा कोई मुझे मालूम नहीं है सर। ठीक है। और फिर लास्टली एक ये चीज बोलना था, मेरे फेलो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपने जो शुरू में बताया था जी कि पढ़ना जो है बेसिकली, है ना, तो बेसिकली मेरा तो मैं तो काफी सालों से स्टॉक मार्केट में हूँ जी, और मैं कुछ कमा भी लेता हूँ जी, लेकिन मैंने आपका क्लास जब भी से भी ज्वाइन किया है, यू नो, जी। राइट फ्रॉम डे वन एज ए जीरो, जो बोलते हैं ना, हाँ खाली पार्टी से शुरू करते हैं ना, जी, उस तरीके से। और मैं उसी तरीके का एडवाइस देना चाहूँगा कि जो भी आप सिखाए, जो नॉलेज जो भी होगा वो पीछे छोड़ के या बाजू में रख के पूरा जीरो से सीखेंगे ना, तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ, यू नो, थॉट्स रिफ्रेश होंगे। जी। और ये जो आपने नॉलेज शेयर कर रहे हैं ना, इट्स वैल्यूएबल। मैंने इसमें कोई लॉजिक, मैंने उसमें कोई रीजन है नहीं, यू नो, तो थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सचिन सर। नेक्स्ट बोलो श्याम सुंदर, आरिश यादव जी, बोलते बोलते जाइए सर, जल्दी जल्दी। सर नमस्ते। नमस्ते। सर इस नादान बालक को माफ कीजिएगा, मैं 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा, हो सकता है आपको अच्छे लगे हैं, लेकिन मेरे को डाउट हो रहा है। नहीं, आप टॉपिक से रिलेटेड पूछे, फिर कोई सवाल नहीं। हाँ जी सर। सर ये म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में एक तो अंतर क्या होता है, इसका कौन सा किधर एडजस्ट करना चाहिए, एक तो ये बताइए। हाँ दूसरा सर, ये जो निप्पॉन इंडिया, एसबीआई, इनमें जो इनकी वैल्यू होती है वो अलग अलग क्यों होती है? हाँ, क्योंकि देखो अलग अलग वैल्यू इसलिए क्योंकि जो आप निफ्टी ईटीएफ बाई करते हो ना, तो देखो जो स्टार्टिंग से पहले शुरू हुआ है उसका धीरे धीरे मार्केट के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है। ठीक है, नंबर 1। अब हो सकता है किसी ने बाद में शुरू किया तो वो उस वैल्यू से शुरू किया है। एक्चुअली वो आपको एक यूनिट, जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड में लेते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड में एक यूनिट मिलता है, करेक्ट? म्यूचुअल फंड जो होता है, म्यूचुअल फंड एक यूनिट लेता है। अब तो जो जब से स्टार्ट किया है उसी अकॉर्डिंग उसका वैल्यू बढ़ रहा है। ये सिंपल आंसर, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा,
कि जो म्यूचुअल फंड और आप ईटीएफ की बात की, तो म्यूचुअल फंड वाले क्या होते हैं ना, उनके पास अपना राइट होता है किसी भी स्टॉक को बाई करने का, सेल करने का, एग्जिट करने का, एंट्री करने का, उसका अपना राइट होता है और अपना सिलेक्शन होता है कितना मुझे फंड इस पर्टिकुलर सेक्टर में लगाना है, पर्टिकुलर शेयर में लगाना है, राइट। लेकिन ईटीएफ में वो फंड हाउस का कोई राइट नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन जाता है, वो जो एक्सचेंज डिसाइड करेगा वही उसको करना पड़ेगा। तो एक बेसिक डिफरेंस होता है। तो इसलिए कई बार जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, उनका एक मेन टारगेट होता है कि लास्ट ईयर, करेंट ईयर और फ्यूचर में इंडेक्स क्या रिटर्न देगा। एक्चुअली म्यूचुअल फंड वालों का एक कंप्यूटर होता है, वो है इंडेक्स, और ऐसा माना जाता है कि इंडेक्स ओवरऑल सारे फंड से सबसे बेहतर रिटर्न देता है अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं उसको, ठीक है। तो इसलिए इंडेक्स ना ज्यादा अच्छा है बजाय म्यूचुअल फंड का। फिर भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है मेरा, मैं अपने फंड को बराबर ईटीएफ में रखा हूं, बराबर म्यूचुअल फंड में रखा हूं और बराबर में शेयर में रखा हूं। मेरे अलग अलग फंड नहीं है। अगर मैं 20 लाख रखा हूं इक्विटी में तो 20 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में और 20 लाख रुपए ईटीएफ में। तो इस तरीके से मैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई अभी करके रखा हूं और धीरे धीरे मैं थोड़ा सा अब नया इन्वेस्टमेंट, जैसे मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री है, मेरे पास टीसीएस है, तो जो अच्छे शेयर हैं ऑलरेडी है मेरे पास, जैसे भारतीय एयरटेल है, ओके। बाकी जो नए शेयर है ना, ये नए स्टॉक ओपन हो रहे हैं, आईपीओ आ रहे हैं, उनमें मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, मैं उनको करता ही नहीं। और इसके एक मेन कारण और भी है, जो सब जितने लोग लाइव हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मैं ना एक्चुअली थोड़ा सा सेफ्टी की तरफ ज्यादा आ गया हूं, और इसलिए भी क्योंकि इक्विटी में भी रिस्क ले लूं और इधर ऑप्शन में भी रिस्क ले लूं तो वो शायद मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा अगर कभी गलती हो गया मेरे से, या मतलब कोई मेरा बड़ा लॉस हो गया तो थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को मैं सेफ्टी की तरफ लेके जा रहा हूं, सुरक्षित की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं। और जो रिस्क लेना चाहता हूं मैं ऑप्शन में रिस्क लेना चाह रहा हूं कि हाँ, वहां थोड़ा रिस्क लेके मैं अपने पोर्टफोलियो को या अपने प्रॉफिट को थोड़ा हायर कर सकता हूं, अपने परसेंटेज को ईयर एंड ईयर मैं थोड़ा सा हायर कर सकता हूं, और स्किल मुझे लगता है कि मेरे अंदर है। तो इसलिए मैं स्टॉक में कम फोकस करता हूं और ज्यादा इंडेक्स में फोकस करता हूं। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। बाकी जो आपके सवाल थे मुझे लगता है दोनों का आंसर आपको मिल गया होगा। सर एक क्वेश्चन होगा, हाँ, ईटीएफ का जो पैसा होता है उसको कहीं इन्वेस्ट किया जाता है या फिर ऐसे ही? नहीं, इंडेक्स में रहता है, वो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, वो टोटल इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है। सर अगर हम ईटीएफ बाय करके छोड़ दें, बेचना है, मे भी अच्छा रहेगा। तो मैं अभी तक क्या बता रहा हूँ, पूरा रामायण खत्म हो गया। हाँ, ये समझ में आया। वही मैं बता रहा हूँ, ईटीएफ बाय करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, बेचने की जरूरत ही नहीं लगी ना। मेरे को, ऐसा ठीक लग रहा है मेरे को सर। और फिर उससे प्लेस होने के बाद भी प्रॉफिट आएगा। 100% आएगा, कैसे नहीं आएगा। अगर इंडिया रिटर्न दे रहा है तो ईटीएफ भी रिटर्न देगा आपको। ठीक है, थैंक यू। हाँ, चलिए बोलिए सुभाष सिंह। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था सर जी कि क्या मैं जैसे मैंने 1 लाख या 2 लाख का अमाउंट जो है वो लगाकर क्या मंथली इनकम कुछ ऐसा कुछ मतलब कर सकता हूँ ऑन फ्यूचर में, ऐसा कुछ मतलब ये पॉसिबल है? अभी वो तो ट्रेडिंग के पर्पस बताऊंगा जब मैं ट्रेडिंग शुरू कराऊंगा। तो मैंने सबको डाल के रखा है, स्टार्टिंग से मैंने मैसेज डाल के रखा है कि आपको 1.5 लाख रुपए रखना है मिनिमम ट्रेडिंग के लिए। रिटर्न कितना आएगा वो 1-2 महीना आप ट्रेड करिएगा मेरे साथ, फिर पता चल जाएगा। रिटर्न आपका 7-8% हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा महीना में। अच्छा, ये सर जी ओवरऑल आप सभी लोगों का एवरेज बता रहे हैं कि मतलब एक नॉर्मल चीज बता रहे हैं? एक नॉर्मल चीज बता रहा हूँ, जो मैं कर पाता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, बाकी लोगों की नहीं बताता। बाकी लोग 50% भी कर लेते हैं और कर भी नहीं पाते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जो चीजें मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मुझे दूसरे के बारे में पता नहीं है, मार्केट के बारे में पता नहीं है, मैं अपना चीजें बता सकता हूँ। आ रहा हूँ, प्लीज वेट। सर ये चीज मेरे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, क्या इसमें ऑन फ्यूचर मेरा जैसे मान जिसके पास कैपिटल है वो तो ठीक है भाई, 10 लाख की कैपिटल लगा के अपना कहीं ना कहीं से आदमी वो बना सकता है, लेकिन जिसके पास कैपिटल नहीं है, 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए किसी तरह से मैनेज करके वो कैसे अपना ग्रोथ कर ले जाएगा? मैंने आपको बोला 1.5 लाख रुपया, 1.5 से 2 लाख रुपया कैपिटल रखिए। ट्रेडिंग कैसे होगा मैं बता दूंगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
आ रहा हूँ अखिलेश, वेट करो अखिलेश, वेट करो। बाकी आपकी नॉलेज वैसे बहुत बढ़िया है, आपने जो 2-3 क्लासेस आपने सब बताई हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक का जो इनसाइड कैंडल वाला बताया है क्लास। चलो उस पे आते हैं ना, उस पे आते हैं। थैंक यू, वही बहुत लोगों से बात करना है। मैं समझ रहा हूँ आप तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ जी मैडम बोलिए, आपका नाम ना एक्चुअली मैडम जी कोई है, मैंने आपको ऑन इसीलिए रखा है क्योंकि आपका नाम नहीं लिखा हुआ है, तो मैं क्या नाम से बुलाऊं आपको? हाँ तो उसके नाम ना, ये जो इसके है ना जूम में, पहले नाम लिख लीजिए, फिर मैं क्या बोलूंगा आपको? ज्योति नाम से। हाँ तो लिखेंगे तब ना मुझे पता चलेगा। जी बोलिए प्लीज। सर इसमें जो आपने ETF के बारे में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए बताया है, हाँ तो इसमें सर वीकली, डेली और मंथली आपने बताया है, तो क्या आपको परचेज भी ऐसे ही सेल भी ऐसे ही करना है? मुझे लगता है आपका रिटेल का कोई शॉप है ना? यस सर। हाँ तो आपके पास वो कंटिन्यू मतलब डेली बेसिस पे पैसा आता होगा ना आपके पास? नहीं सर, मैंने तो घर की शॉप खोला है, आता है मगर अभी स्टार्टिंग किया है। अच्छा चलो ठीक है, तो आपके पास सोर्स क्या है पैसे का आने का? सर मेरा यही है अभी तो फिलहाल, ये प्लस LIC के लिए मैं। तो इसका मतलब मंथली आता है ना LIC से, तो आप ना मंथली चूज करिए। और मान लीजिए मंथली में भी देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है डेली। इन तीनों में से अगर मैं सबसे अच्छा तरीका बोलूं तो है डेली। तो डेली शायद आप नहीं कर पाएंगे, है ना, तो कम से कम वीकली करिए, तो पता चले कि 2 वीक में ग्रीन बन गया, तो अगला वीक रेड बनेगा, तो रेड में दोनों वीक का एक साथ डलेगा पैसा, इसको ध्यान रखिएगा। सर आप बताएं जैसे क्लोजिंग टाइम में रेड कैंडल में आपको परचेज करना है, तो अगर आप वीकली कर रही हैं ना, तो वीकली में एक दिन करना है, वो आप फ्राइडे इवनिंग में कर सकते हैं और आप मंडे मॉर्निंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसका। होल्ड करके रखना है या फिर मैम उसको ना लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, जैसे आप LIC 20 साल के लिए बेचती है ना, उसी तरीके से लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। अच्छा, मिनिमम 1 ईयर होल्ड करना है। 1 ईयर के लिए मत करिए, 1 ईयर 2 ईयर के लिए मत करिए, कम से कम लॉन्ग टर्म करिए, 5 साल 8 साल 10 साल ऐसा। ओके सर, आपके बारे में आपके स्टूडेंट है सतीश शर्मा, अच्छा उन्होंने के बारे में बताया था क्लास के बारे में, उन्हीं के थ्रू मैंने ज्वाइन किया। ओके थैंक यू, उनको थैंक यू बोलिएगा। थैंक यू मैडम, ओके थैंक यू, राधे राधे जी। हाँ बोलो अखिलेश, आता हूँ यार, कमेंट में भी आता हूँ ना, जितने लोग लाइव हैं कमेंट में आता हूँ, वेट करिए। जी बोलिए अखिलेश, माइक ऑन करो, माइक। हाँ सर। हाँ बोलो। सर आपने जैसे बताया निकॉन का SBI का, तो सर ये दोनों कंपनियां अपने निफ्टी 50 जो है इनमें अलग अलग शेयर सिलेक्ट करते होंगे? नहीं, अरे भाई इन लोग निफ्टी सेलेक्ट करते हैं, अलग अलग शेयर तो निफ्टी सेलेक्ट करता है कि मुझे, एक्सचेंज सेलेक्ट करता है कि मुझे निफ्टी में किसको रखना है, बैंक निफ्टी में किसको रखना है, करेक्ट, सेंसेक्स में किसको रखना है। इनकी राइट नहीं है, इनका है एक प्लेटफॉर्म है जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, इनके इसके अलावा इनका कोई रोल नहीं। नहीं इनका कोई। थैंक यू डियर, थैंक यू। चलिए मैं थोड़ा सा ना इधर कमेंट कर लेता हूँ। इंट्राडे इनसाइड कैंडल एक्सप्लेन आप पढ़ लीजिए, वीडियो ऑलरेडी है। बेस्ट 5 ETF सर जिसका एनालिसिस कर सकूं। देखो आप उसमें से देख लो, क्योंकि सारे ETF एक जैसे हैं, तो उसमें कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। विक्रम कुमार जी 1,50,000 एक कैश और क्या है, फॉर्म ऑफ ETF इज रिक्वायर्ड। नहीं 1,50,000 में क्या करेंगे, तो उसे मत ही करिए तो ज्यादा अच्छा है। डेली में ETF ब्रोकरेज लगता है, बिल्कुल लगेगा, जिस तरीके से इसमें लगता है उसी तरीके से उसमें लगेगा। एक लॉट इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग के लिए कितना ETF लेना? अरे यार ये सवाल ही गलत है आपका। कम से कम आपको 1.5 लाख रुपए चाहिए एक ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए। 1,50,000 से 1,75,000 रुपए रिक्वायर्ड लगता है, ठीक है। चलिए इधर आता हूं मैं। सुदीप सरकार बोलो बालक, जल्दी जल्दी बोलिएगा प्लीज। सुदीप नहीं सुन रहे, चलो बोलो। सत्य प्रकाश वर्मा जी, सौरभ मंडल, गौरव। हाँ बोलो। बोल रहे थे सर कि ये जो 50% कैश का आप बताए हैं, तो 50% कैश किस चीज का, जो हम लोग प्रीमियम का या पूरा मार्जिन का?
1 लाख, मान लो कि एक ऑप्शन आप शॉर्ट करके जा रहे हो तो रिक्वायर्ड कैपिटल 1.5 लाख है, ठीक है, तो कम से कम 75,000 रुपये आपको कैश लगेगा। 70,000 कैश लगेगा। हाँ 35 रुपया काटेगा पर लॉट। हाँ, पर लॉट नहीं, 1 लाख के ऊपर 35 रुपीज। मान लो ओवरनाइट में पोजीशन लेके जा रहे हो आप, ओवरनाइट में पोजीशन जा रहे हो जिसकी टोटल वैल्यू है 10 लाख रुपए, तो 350 रुपए चार्जेस लगेगा। ठीक है, वही हम लोग थोड़ा मार्च या अप्रैल का हम सेल किए थे सर, लेकिन अभी तक दिखाया नहीं कि काटा है। नहीं दिखाएगा, वो आखिरी में काटेगा एक ही बार। थैंक यू। नेक्स्ट, जल्दी बोलिए प्लीज योगेंद्र। हाँ हाँ हाँ, हमने खरीद लिया 1 लाख रुपए का। एक मिनट क्या है चटर्जी, मेरा म्यूचुअल फंड में SIP चल रहा है। नहीं बंद करना है, जो चल रहा है उसको कंटिन्यू चलना है, वही प्लेस कर दीजिए। उसमें म्यूचुअल फंड में भी 92.5% मिलता है मार्जिन, तो उसको सुप्रतीक कंटिन्यू करना है। हाँ, इससे तो आर्बिट्राज अच्छा नहीं, आर्बिट्राज इतना रिटर्न नहीं देगा भैया। पराग गांधी जी, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो एवन? सर मैंने जैसे 1 लाख रुपए अपने ETF में इन्वेस्ट कर दिया, हाँ उसके बाद मैंने प्लेस कर दिया, हाँ वो 90% मिल गया। हाँ, किसी को पता लगा कि हाँ मार्केट से एकदम 10% या 5% नीचे चला गया, इंडेक्स वगैरह जो भी है, ऐसा भी हुआ था। हाँ अगर ऐसे होता है तो वो जो 92,000 हमें जो प्लेस का अमाउंट है वो फिर दोबारा ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं सर? कैसे करोगे भाई साहब, कमाल है यार। अच्छा, मतलब आप ये सोच रहे हो कि ETF को मैं इन्वेस्ट में ETF से प्लेस कर दिया, उसको मैं फिर से मैं बाई कर लूं? नहीं, ये आप ना लूप होल ढूंढ रहे हो, गलत बात है। हर्षद मेहता की जुड़ो भाई लग रहे हो आप। नहीं, पॉसिबल नहीं। किसी भी प्लेज मार्जिन को आप इक्विटी में नहीं ले सकते, किसी भी प्लेज मार्जिन का आप एक डिलीवरी बेसिस ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सर मैं लिया हूं, क्या बोलते हैं, एंजल ग्रोथ में, हाँ उसमें मैंने किया हूं, और उसके बाद दूसरे मैंने लिया था हफ्ते दिन में निकल जाऊंगा। नहीं, तो उसमें ना 5 डे का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देता है एंजल, लेकिन उसके पीछे चार्ज काटता है। 18% चार्ज है बालक। जी सर, 18% कट रहा है, मुझे पता है। हाँ, वही में 18% कट रहा है, मतलब उतना चाहते हैं आपको, अगर गिर जाता है तो उसमें ETF में हम यूज कर सकते नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अगर हम वो चार्ज देने के लिए तैयार हैं तो नहीं कर सकते आप। वो चार्ज 5 दिन में आपको एक्सपायर अप कर देगा पोजीशन को, आपको निकलना पड़ेगा। ऐसा गलती मत करिएगा प्लीज। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट शिवम, बोलिए। शुभ, विनोद, महेश्वरी, बोलिए सर। जी सर, आंसर मिल गया मुझे सर। हाँ ओके, मिल गया, थैंक यू। ठीक है, विनोद जी बोलिए। सर सॉरी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये जो हम प्लेस करते हैं उससे इंट्राडे ऑप्शंस में कर सकते हैं ना? इंट्राडे में सर इंट्राडे ऑप्शन कर सकते हो, नॉर्मल ऑप्शन कर सकते हो, पोजिशनल ऑप्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हो। ओके सर। अच्छा, मैंने एक फंड के बारे में सुना है, अल्फा 50, निफ्टी अल्फा 50। हाँ, उसमें बोलते हैं ज्यादा रिटर्न देता है। वो ETF है क्या? हाँ, मतलब ये नहीं, निफ्टी अल्फा 50 फंड होगा, निफ्टी अल्फा 50 फंड होगा। हाँ जी, उसमें मतलब जो रेट में से 50 एक्सेस जो ज्यादा परफॉर्म करते हैं उनको रखा जाता है। तो सर क्या है ना कि देखो, आप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हो एक्चुअली, राइट? आप जो बोल रहे हो ना म्यूचुअल फंड की बात करो, तो वो क्या है जो परफॉर्मेंस देने वाले, इसीलिए तो कहते हैं सर म्यूचुअल फंड SIP एक अलग चीज है, उसको वैसे ही रहने देना चाहिए, उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ETF, वो म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न दे सकता है अगर मेरे तरीका अपनाओगे तो। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जब मार्केट एक बार गिर जाएगा तो फिर फ्यूचर में प्रॉफिट बुकिंग करके वापस शेयर खरीद ले तो अच्छी खासी एवरेजिंग होगी ना। अगर आपको लगता है, अगर अभी आपको लगता है कि भाई मार्केट गिरेगा तो कर लो, नो डाउट, ये सारी चीजें तरीका है, तो ट्रेडिंग का तरीका हुआ ना। सर हाँ नमस्ते, बोलिए। सर मैं शर्मा बोल रहा था। हाँ बोल रहा था, कल ही मैं एक देख रहा था, एक्सिस निफ्टी ETF और 88
बैलेंस है डीमैट अकाउंट में, उससे मैं ट्रेडिंग करता था। तो कितना इन्वेस्टमेंट किया? इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं किया, ये लगभग 5,000 लगभग किया दोनों मिला के। 5,000 ना? हाँ तो जब जब गिरेगा उसमें 5-5 हजार रुपए डालते रहना फिर है। हाँ तो सर मेरा पोर्शन ये है कि 3.5 लाख रुपए में ना मेरा तो मैं ज्यादातर वीकली पोजीशन बनाता हूँ निफ्टी का। हाँ। तो हफ्ते में 5,000-6,000 मैक्सिमम आ जाता है, इसमें मेरा इन्वेस्ट लगता है 2.5 लाख रुपए। हाँ ठीक है। तो 1 लाख में मेरे पास पड़ा रहता है। हाँ। तो अगर ये 1 लाख में मैं इसमें मार्जिन इसमें करते जाऊँ, हाँ। इसमें ETF में डालते जाऊँ, तो फिर इसका बेनिफिट तो उसमें जब आप ऑनलाइन करवाएंगे तब तो बेनिफिट इसका मिल जाएगा ना। क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, उसको करके प्लेस करके रख लो, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ नेक्स्ट, जल्दी बोलिए प्लीज। राहुल सिंह बोलिए। नमस्कार सर। नमस्ते। सर ये पूछना था, जैसे ETF में इन्वेस्ट करना है तो मान लीजिए 5 साल हो गए इन्वेस्ट करते हुए, और कोई ऐसे कोरोना जैसी सिचुएशन में मार्केट गिरती है तो ETF से निकलना चाहिए कि नहीं? अच्छा ये बताओ, कोरोना के बाद मार्केट ऊपर गया कि नहीं? बिल्कुल गया सर। तो अगला जो आएगा कोरोना उसके बाद ऊपर जाएगा कि नहीं? जाएगा सर। तो निकलना चाहिए कि नहीं? फिर नहीं निकलना चाहिए। फिर खत्म, चलिए आगे। ठीक है सर, थैंक यू। सब आपको पता ही है फिर आप। जी जी बोलिए। मेरे को ऐसा लगा जैसे ट्रेड करते हैं ना, तो उसी की तरह। नहीं, इंडेक्स सर, इंडेक्स मेरा टेंशन लो मत, बस घबराना नहीं चाहिए, बाकी सब ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, बोलिए कृष्णा जी, बोलो। जी सर नमस्कार सर, सबसे पहले तो नमस्ते। मेरा सर एक क्यूरी है सर। हाँ। ये जो ETF का स्मॉल कैश बताया है सर, IT बताया है सर, हाँ वो अलग अलग चीज बताया है सर। हाँ। तो सब सब अलग अलग रिटर्न मिलता है। हाँ तो अगर स्मॉल कैप, सपोज करो कि स्मॉल कैप, देखिए अगर पिछले साल के मैं बताऊं आपको निफ्टी स्मॉल कैप का, ठीक है, तो निफ्टी स्मॉल कैप ETF नहीं देता है क्या? निफ्टी स्मॉल कैप 50 मिलेगा ना? नहीं है तो ठीक है। निफ्टी स्मॉल कैप क्यों नहीं मिल रहा? नहीं, ETF मिलेगा। SBI ETF, रुको, स्मॉल कैप आएगा यार, कहीं ना कहीं तो होगा। निफ्टी स्मॉल कैप कहाँ गया? और जैसे सर निफ्टी IT वगैरह सब बताया सर। हाँ चलो, अच्छा चलो, निफ्टी IT जो मिल रहा है उसको पहले बता दो, ठीक है जी। तो सेक्टर वाइज सर हाँ, क्यों नहीं देगा, बिल्कुल देगा। निफ्टी ETF, अच्छा हाँ आदित्य बिरला ETF है ना। चलो IT, ये कोविड के बाद देखो, क्यों नहीं हो रहा है? हाँ थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा ना। अभी देखो, ठीक, यहाँ तक ले लो, 162%। तो जितना इसका होगा उसी अकॉर्डिंग, मतलब वो इंडेक्स, सपोज करो इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि आपका निफ्टी आईटी कितना दिया? हाँ निफ्टी आईटी कितना दिया? जितना निफ्टी आईटी रिटर्न देगा ना, हो सकता है मुझसे गलत हुआ होगा, जितना रिटर्न निफ्टी आईटी देगा उतना ही रिटर्न ये देगा आपका ETF। अब सपोज कर जैसे 263, तो इसका जो भी फंड रहा होगा ETF का, निफ्टी आईटी ETF का रहा होगा, वो इतना रिटर्न देगा। वो आपका वैल्यू वाइज कम दिखेगा, ये जैसे वैल्यू वाइज दिख रहा है कि भाई 39,000 हो गया, करेक्ट? तो रहेगा, वो रहेगा 100 रुपया का, 250 रुपया रहेगा, या 350 रुपया रहेगा।
इस मतलब ये इंडेक्स जितना रिटर्न देगा, क्योंकि पैसा इंडेक्स में लगा है। निफ्टी आईटी के इंडेक्स में जो शेयर लगे हैं, ठीक है, उन शेयर का अलॉटमेंट आएगा आपको ईटीएफ के थ्रू। तो जितना ईटीएफ का इंडेक्स जाएगा, माफ करा, जितना सेक्टर का इंडेक्स जाएगा उतना रिटर्न आपका उस सेक्टर के ईटीएफ में आएगा। तो जिस सेक्टर पर अगर मान लीजिए कोई बुलिश है तो उस सेक्टर पे भी पैसा लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? मतलब लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मान लो कोई सेक्टर, क्या है ना, सेक्टर में साइकिल चलता है, साइकिल। तो जैसे 8-9 सालों के बाद सेक्टर का साइकिल आया मेटल में, निफ्टी मेटल, तो निफ्टी मेटल ना सब सेक्टर से ज्यादा रिटर्न दिया, निफ्टी मेटल, ये साइकिल चला। लेकिन अगर मान लो 7-8 साल साइकिल नहीं चला, तो आप मान लो सपोज करो कि फार्मा बहुत अच्छा चल रहा है या एफएमसीजी बहुत अच्छा चल रहा है, आपने एफएमसीजी में आप चले गए और उसका साइकिल खत्म हो गया, तो फिर क्या होगा? वो फंस जाएगा। तो गुड आइडिया इज कि आप निफ्टी में जाओ, निफ्टी 50 में जाओ, सारे साइकिल चले ना चले, ये चलेगा निफ्टी 50 में। हाँ, निफ्टी 50 में ऑलवेज। अच्छा सर, किसी का भी वो सर उसको प्लेस तो कर सकते हैं सर? कोई भी कर सकते हैं। सेंसेक्स नहीं हो रहा है, एसबीआई सेंसेक्स नहीं हो रहा है, बाकी सब हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। हाँ, नमस्ते। ETF 20 अलग अलग है क्या? नहीं, ETF एक ही है सर, अलग अलग नहीं है। जूनियर 20 का नाम से है। अच्छा, जूनियर 20 के नाम पे, ओके ठीक है, चलिए ढूंढ लेंगे, लड़के लोग सब होशियार हैं। म्यूचुअल फंड होल्डिंग कैसे प्लेस कर सकते हैं? ग्रो में नहीं होगा सर, जो भी होगा हम लोग जो कर रहे हैं इसका कर रहे हैं, किसका? जेरोधा का कर रहे हैं। तो आप जेरोधा में अगर ग्रो में ट्रेडिंग का ऑप्शन है तो वहां से प्लेस कर लो, वहां भी ऑप्शन होगा। मैं जेरोधा में जानता हूं, तो जेरोधा क्वाइन के थ्रू हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो प्लेस होता है। अभी निफ्टी फार्मा डाउन में है तो ये बाई करना चाहिए, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं निफ्टी ETF की बात कर रहा हूँ, करना तो चाहिए, लेकिन फार्मा का फ्यूचर भी मुझे थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट, चलिए, मुझे लगता है हो गया। और किसी का बाकी है क्वेश्चन? आई थिंक हो गया, ठीक है। चलिए मैं ऑन कर देता हूं। शिवम, चलिए इसी बंदे का नहीं बात हुआ, चलो हो गया। तो आज क्लोज करें? मुझे लगता है आज हो गया। कमेंट भी मैंने सबका आंसर कर दिया है, तो क्लोज करें भाई। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे कल। टाटा, शुभ रात्रि। कल नहीं, मंडे को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास मंडे को, और मंडे से स्टार्ट होगा आप लोगों का प्राइस सेक्शन, मजा आएगा। तो मंडे से स्टार्ट करेंगे प्राइस सेक्शन। आज के लिए यहीं तक। अपने अपने लिए ETF सेलेक्ट कर लो, और जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। और जितने लोग रिवीजन नहीं किए हैं, जितने लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, कृपया करके आप रिवीजन कर लीजिएगा। पुराने क्लास रिवीजन करते जाइएगा, अदरवाइज आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।